सो हे गाइस, नोवा बॉय। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं E20 फ्यूल के बारे में। आपको जहां तक पता होगा कि सब लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि नितिन गडकरी ये देखो मेरा गाड़ी खराब हो गया। बट अब लिटरली इन्फ्लुएंसर भी सामने आ चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि नितिन जी आप देखो कि मेरी 75 लाख की गाड़ी लिटरली आपके E20 फ्यूल से मेरा गाड़ी खराब हो गया, और मेरे दोस्त गाड़ी के अंदर बैठने की बजाय वो बाहर खड़े हैं और ये गाड़ी को टो करना पड़ रहा है। आप बताओ कि मैं क्या करूं। मैं वीडियो लगा देता हूँ इन्फ्लुएंसर का, आप देखो कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। गडकरी जी, ये आपकी ही कृपा है। अपनी 75 लाख की जैगवार इस तरीके से चलानी पड़ रही है अपने भाइयों को, गाड़ी के अंदर की जगह बाहर ऐसे रिकवरी ट्रक में बिठा बिठा कर चलानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो E20 जो पेट्रोल है, हमारी 2021 जैगवार जो लगभग 30,000 किलोमीटर की मुश्किल से चली है, उसमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। अब हम 95 वाला डाल रहे हैं, उसमें भी पता नहीं डले नहीं डले, ऐसे ऐसे एड ऑन से काम चला रहे हैं। अब मैकेनिक पता है क्या कह रहे हैं? इसकी जी कैलोरिफिक वैल्यू यानी जितनी एनर्जी 1 लीटर पेट्रोल को बर्न करने के बाद रिसीव होती है वो कहीं ज्यादा है 1 लीटर ये E20 वाले इथेनॉल बर्न करने से। अंजाम 1 लीटर पेट्रोल में पहले आपकी गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल 14 किलोमीटर चल लेती थी तो अब शायद से 12 किलोमीटर चलेगी। ऊपर से E20 साला पेट्रोल वाले दाम पे मिल रहा है, और नीति आयोग के तहत तो इथेनॉल 34% एनर्जी डेंसिटी में ड्रॉप है। एनवायरमेंट से भी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी रखता है, जिससे मेरी जैसी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी में मॉइस्चर फ्यूल टैंक में आ जाता है और गाड़ियों का भट्टा बैठ जाता है। अगर नहीं तो फ्यूल सिस्टम कोरोड होगा, रबर पाइप्स में क्रैक आएंगे, सील आपकी हार्ड हो जाएगी, पंप फेल हो जाएगा। और लोग कमेंट कर रहे हैं आप जो ये रील बना करके डाल रहे हो ये ठीक है, बट अगर आप कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में अगर आप राइटिंग में लेकर के दो कि E20 की वजह से मेरा गाड़ी खराब हो रहा है, तो इससे लाइक बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो भी संसद वगैरह जो भी खोजते हैं वो रिपोर्ट खोजते हैं। सो अब बात कर लेते हैं नीतू मैम के बारे में। नीतू मैम ने कंगना को क्या बोला मैं आपको बता देता हूँ। ने बोला कि कंगना, जो तुमने शर्मसार कर दिया है अपने बातों से, लिटरली ये नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने बोला कि जिस तरीका से तो मैम ने बोला कि तुमने जेनजी जनरेशन को लिटरली तुमने बोला ये गटर छाप है, वो पढ़ने में अच्छे नहीं है और वो अच्छे माँ नहीं बन सकते। लिटरली ये स्टेटमेंट पास होता है। और उन्हें बोला कि जिस पोजीशन पे तुम हो ना, वो तुम लेडीज के लिए और जेनजी जनरेशन के लिए तुम बहुत कुछ कर सकती थी। और मुझे पता है कि तुम्हारा बॉलीवुड में तुम्हारा क्या था नहीं था। मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप खुद देखो कि नीतू मैम बोल क्या रही है। आज कंगना रनौत ने पूरे जनरेशन जेन जी को गटर जनरेशन कह दिया, और साथ में ही इस जनरेशन के बारे में बहुत ही सारी भद्दी बातें बोली हैं। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, वो माएँ अच्छी नहीं बन सकती है। सीरियसली कंगना, ये आप बोल रहे हो? अब अपने पर्सनल लाइफ में इतने रिबेलियस रहे हो, ये बात आप कहोगे जेन जी के बारे में? आप बच्चों पर छीटाकसी करोगे? आप जिस पोजीशन पे हो ना मैम, उस पोजीशन पर बैठकर आप महिलाओं और जेंजी के लिए कमाल का काम कर सकते थे। आप एक मोटिवेशन का काम कर सकते थे। लेकिन इन सब को छोड़कर जब भी आप कुछ बोलते हो ना, इतना गंदा बोलते हो कि बिल्कुल शर्म आ जाती है हमेशा। सो अब बात कर लेते हैं एक सलून के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि ये जब बच्चा अपने हेयर कट ले रहा था तो आई थिंक गलती से उस बार्बर से कट लग गया था बैक में। देन उसके बाद उसके घर वाले आए, को बुरी तरीका से मारना चालू कर दिया। मैं वीडियो लगा देता हूँ। और लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई क्या पता गलती से लग गया होगा, तुम इसे इतना मार क्यों रहे हो। मतलब बहुत सारी चीजें हुई। लिटरली जिस तरीका से मार रहा है, मुझे भी ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। और वहाँ पे हुआ क्या कि एक लोकल में इतना बड़ा मिस हैपनिंग हो गया, जिसकी वजह से लाइक सब लोग स्टेशन पे भगदड़ मच गया। और फिर उसके बाद जो हुआ लिटरली ये अनबिलीवेबल था। मैं आपको बता दूं कि वहां पे उस ट्रेन में जिस तरीका से 11,000 वोल्ट का झटका लगना चालू हुआ, मैं वीडियो लगा देता हूँ। और अच्छी बात ये है कि उसमें किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और
फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। लिटरली ये बहुत छोटा स्टेशन है, अगर आप उसको भी एक अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। सो अब बात कर लेते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट से। आपको पता होगा कि नितिन राठी एक कोई पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने जिस तरीका से लेडीज के बैक में वो डंडा जिस तरीका से एक्शन लिया था वो बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया, और उसके बिहेव में एक लोग उठ पड़े हैं और लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और एसएचओ से बात कर रहे हैं कि ये लिटरली होना चाहिए। आपके ये प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि आप लड़कियों को डंडा नहीं मार सकते, आप बैक में ऐसे कर सकते हो। बहुत सारी चीजें वो लड़की ने बोला, मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप खुद ही देखो। अच्छा, आपका प्रोटोकॉल में होता है लड़कियों को ऐसे डंडा इस तरीके से घुसाना? बेटा यू गिव अ कंप्लेंट। आप लोग के एसएचओ हैं, आप लोग के थाने के अंडर ही आते हैं नवीन राठी। तो उस दिन क्या हुआ था 20 जुलाई को जंतर मंतर पे, हम लोग के सामने की बात है, वो एक लड़की को ऐसे डंडा कर रहे थे। दैट कम्स अंडर सेक्सुअल असॉल्ट। अरे मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो तो बताइए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, यू गिव अ कंप्लेंट। सर आप चैट जीपीटी की तरह एक ही चीज बोलते जा रहे हैं। पीएचक्यू इज डिसाइडिंग। प्रोटोकॉल तो बताइए। डीसीपी सर विल डिसाइड। अरे प्रोटोकॉल तब तक आप नवीन राठी को ग्राउंड पे छोड़ोगे। मैं भाग रही हूँ पीछे से, आप कहाँ मारोगे? इट इज टू बी डिसाइडेड ऑलरेडी। अरे मारेंगे कैसे? आप महिला हो, आपको डंडा ही मारेंगे कैसे? सर आपने मुझे मारा, कहाँ मारेंगे? This matter has already been seized up and they are already looking into that. They are proceeding into the matter. अच्छा ओके। You will get a response. How is he on the field yet? How is on the field? ईस्ट दिल्ली की महिलाएं सेफ कैसे फील करेंगी? Inquiry is to be finalized. तो तब तक उनको थाने में तो बिठाओ, तब तक ग्राउंड में तो मत भेजो। आप डिसाइड करोगे ना, आप हेड हो उनकी, स्थानीय के हेड आप हो। हम अभी थाने में गए थे उनके, वो ग्राउंड ड्यूटी पे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उनसे जो नेक्स्ट टू हिम है उनसे बात कराओ। सब गए हुए हैं, सारे आईपीएस सारे ऑफिसर जितने भी। बट अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग ऐसे लड़कियों को डंडा नहीं मार सकते। दिस इज नॉट। पुलिस हेडक्वार्टर को एवरेज सरकारी दफ्तर बना रखा है। इतने दिनों से उन्हें यही नहीं पता चला है कि उनके थाने में कौन कौन से कांस्टेबल थे, कौन से एसएचओ थे जिन्होंने की बर्बरता दिखाई है लोगों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये नहीं पता चल पा रहा उनको अभी तक। और लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं ऐसे जर्नलिस्ट को मैं सलाम करता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं बनारस से। जिस तरीका से मैंने कल वीडियो बनाया था कि एक इन्फ्लुएंसर के साथ जिस तरीका से वो काम करवा के उसे पेमेंट नहीं दिया गया और वो खुद जो शॉप वाला था उसने इन्फ्लुएंसर पे वो बोला कि तुम मेरे से सिल्वर ली हो 40,000 का। वो झूठा एलिगेशन लगा रहा है और वो दुकानदार वो मीडिया को जा करके वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैं मेरे साथ ऐसा हुआ। और वो जो इन्फ्लुएंसर है उसने पूरा चैट बैट सब दिखाया। मैं वीडियो लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप खुद ही देखो। ये मिस्टर दिव्यांशु सेठ जिनको कल हमने एक्सपोज किया था, आज ये मीडिया वालों को बुला के एकदम झूठा बयान दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम इनसे चांदी खरीदे हैं, पैसा नहीं दिए, पता नहीं कौन सा इनका 40,000 मेरे पास है। मैंने इनकी पोल खोल दी है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इन्हें बस अपना मुंह चलाना है, इनके पास कोई प्रूफ है नहीं। मेरे पास है पूरे स्क्रीनशॉट है इनके चैट के। हम पूछ रहे हैं कि आप कब करेंगे मेरा पेमेंट, कब करेंगे पेमेंट। हम मार्च में पूछे, अप्रैल में पूछे, मई में पूछे, मेरे पास सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट है। पर इनके पास क्या ठेंगा है, बस झूठ बोलना है आकर। कल हम गए थे इनकी शॉप पर, इसके पहले भी 20 बार जा चुके हैं, कल के पहले भी 2-3 दिन पहले भी हम जा चुके हैं। पर और लोग कमेंट कर रहे हैं कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, आप बस लगे रहो। और भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट स्क्रीन पे लगा देता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के बारे में। और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करा कि लोग मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या सर आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आया, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास ऑफर आया और वो मुझे डरा करके बोल रहे थे कि तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ। बाद अभिजीत दीपके ने बोला कि किस तरीके से हैं वो लोग, मोदी, अमित शाह, वो बड़े बड़े लोग बनते हैं, मैं इनके पोते का समान हूँ और मुझे इस तरीका से धमका सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला, मैं वीडियो लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप खुद ही देखो। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली थी बीजेपी में आ जाओ अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। सो आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो